मेरा सदैव से इस बात को मानना रहा है कि बुद्ध अचानक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हुई। कोई बात तो जरूर रही होगी। हमने बुद्ध का नाम भी लिया, खूब जपा, खूब माना, खूब श्रद्धा का भाव भी रखा, लेकिन उनकी प्रेरणा से कभी प्रेरित नहीं हो पाए। अपदीपो भव का जो भाव है वह पूर्वांचल के लिए भी और बुंदेलखंड के लिए भी अक्सर सही बैठता है। उस क्षेत्र के हरेक तबके के व्यक्ति को आगे आकर के वहां के विकास में सहभागी बनना पड़ेगा। और मैं बराबर इस बात को मानता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उभरने के लिए उन लोगों ने अपने मार्ग भी उसी प्रकार से निकाले हैं। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल इस देश से बहुत समृद्धशाली है। हम इस बात को मान सकते हैं कि दुनिया के प्रथम मानव की सृष्टि भूमि है पूर्वी उत्तर प्रदेश। महाराज मनु को अपनी राजधानी अयोध्या को वैसे ही उन्होंने नहीं बनाया। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में गिनी जाती है। प्रयागराज दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यानी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम भूमि होने के बावजूद हम अपने को पिछड़े कहते रहे, हम अपने को गरीब कहते रहे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन, मीठा जल संसाधन। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद का दौरा किया है और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं। मुझे कहीं भी जल की कमी नजर नहीं आई और कहीं भी खारा जल नहीं दिखाई दिया। प्रचुर मात्रा में मीठे जल की उपलब्धता, भूमि इतनी उर्वरा, वास्तव में वह मानवीय सभ्यता की भूमि अचानक नहीं बनी। उसके पीछे कारण थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा उसके पीछे का एक प्रमुख कारणों में से था। मानवीय सभ्यता के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कारक थे उनमें से ये चीजें वहां पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उपलब्ध थी और उसका लाभ सृष्टि की प्रक्रिया ने मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाने की दिशा में इस रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन जहां पर प्रकृति और परमात्मा की ज्यादा कृपा बरसती है वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति बहुत फिर उदार भाव के साथ उस कृपा को ईश्वरीय कृपा मान करके मान लेते हैं कि अब हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और वहीं पर हम प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाते हैं। कोई भी समुदाय हो, कोई व्यक्ति हो या समुदाय, अगर उसके सामने चुनौती न हो तो उसकी प्रगति के मार्ग बाधित हो जाते हैं। अगर कोई विरोधी हमारे पक्ष में कुछ, हमारे विरोध में कुछ बोलता है तो ये मान के चलिए कि आप कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके पास कार्य करने के अवसर चुनौती के रूप में न हो तो कहीं ना कहीं अगर स्वतःस्फूर्त भाव से कार्य करने की प्रेरणा न हो तो हमारी प्रगति बाधित हो जाती है। हमें सोचना होगा। पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है। लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर, जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जुड़ करके करना होगा। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे
और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे। उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की एक चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में 1 फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती थी। आज 9 फ्लाइट आ रही हैं और ये सभी भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट हैं, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है, श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अन्य संभावनाएं वहां पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है। हमने हर जनपद में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि वहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी, उन संभावनाओं के लिए वहां पर एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। गोरखपुर लिंकवे उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जनपद को जोड़ेगा, जहां पर ये ढेर सारी संभावनाएं विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो उसकी ऊर्जा
और उसकी जो प्रतिभा है उसका लाभ वहां के क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश को प्राप्त होगा। हमारी जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो ये रही है कि हम सरकार से हमारी संस्थाएं सहयोग तो चाहती हैं, लेकिन शासन की नीतियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना पाती है। और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा न भी हो तो भी हमें इस बात को देखना होगा कि शासन कोई भी घोषणा करता है, कोई भी कार्यक्रम लागू करता है, हमें या हमारे यूथ को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैंने एक दिन प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया था। मैंने उन नौजवानों से पूछा, मैंने कहा आप डिग्री लेने के बाद क्या करना चाहते हैं? तो उसमें से 22 में से 18 ने इस बात को मुझे कहा कि हम स्टार्टअप अपना स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। 4 ने कहा कि साहब हमें नौकरी जहां मिलेगी वहां कार्य करेंगे, लेकिन 18 ऐसे थे जिन्होंने कहा स्वयं अपना स्टार्टअप हम प्रारंभ करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी पूंजी की आवश्यकता है और स्टार्टअप भी किस में? एक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहा था, कुछ छात्रों ने ड्रेनेज वाटर और सीवर वाटर के क्षेत्र में कार्य करने में इच्छा दिखाई थी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी रुचि को व्यक्त किया था। अलग अलग उसमें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप जानते हैं? उनमें से एक भी छात्र नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओडीओपी की योजना के बारे में आप जान रहे हैं? उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं जान रहा था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा मेक इन इंडिया योजना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कैसे आप उम्मीद करते हैं हमारा युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके? हमें संकोच नहीं करना होगा। शासन की नीतियों के बारे में हमारे हर एक संस्थान में, वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, जैसे अभी अब तक हम लोगों ने अपने सभी संस्थानों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित करके रखा हुआ था। हम उसे व्यावहारिक ज्ञान तक नहीं जोड़ पाए थे। क्रियान्वयन का पक्ष हमारा बहुत कमजोर है। और आज के इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर डीपी सिंह जी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में पूरे देश के अंदर व्यापक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है भारत की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। और मैं चाहूंगा हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर एक शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान अपने अपने यहां इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके उसके अध्ययन और फिर इसके क्रियान्वयन के पक्ष को लेकर के अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। तो जब आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन के पक्ष की तरफ अपने अपने संस्थानों पर भी केवल सरकार पर निर्भर होकर के नहीं बल्कि अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो शासन की योजनाओं के साथ भी जुड़ने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। शासन की योजनाओं को कैसे आप प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू करके अपने यहां के छात्र छात्राओं को इसके साथ जोड़ पाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो पाएगा। बहुत बड़ी चीजों को अब आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमें उसके व्यवहारिक पक्ष को सामने ला करके करना पड़ेगा। अगर ये सभी योजनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी हो तो उसे दर दर की ठोकर खाने या अपने आगे के भविष्य के बारे में चिंतित होने की बजाय उसके मन में
अपने स्वयं के, जिस समय वह अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स पूरा कर रहा है, उस दौरान ही जब वह अपने फाइनल ईयर में अपने प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान उसके मन में भाव जरूर होगा कि मैं इसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और वहीं से प्रारंभ होता है फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की वह शुभ योजना, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। ओडीओपी की उत्तर प्रदेश शासन की योजना इसी बात को लेकर के, जब हमने गोरखपुर से टेराकोटा को ओडीओपी में लिया, तो मुझे गोरखपुर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिर गोरखपुर के साथ टेराकोटा को क्यों जोड़ा है। मैंने कहा चिंता मत करो, पहले देखते रहो। उन्होंने कहा टेराकोटा हम जानते भी नहीं। मैंने कहा इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक उसकी उपेक्षा की है, इस समय जान के करेंगे भी क्या। मैंने कहा टेराकोटा गोरखपुर के एक गांव, जो गोरखपुर शहर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद गांव है, वहां से प्रारंभ हुआ है। वहां के कारीगरों ने परंपरा से इस हस्तशिल्प के प्रति रुचि दिखाई, और संजोग से वह मेरे संसदीय क्षेत्र का एक गांव था। मैं एक बार उधर से जा रहा था, मैं उस गांव में रुका था। मैंने लोगों से पूछा क्या करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम ये बर्तन बनाते हैं, हमारी ये मिट्टी के हम इस प्रकार की कलाकृतियां तैयार करते हैं। वे गुलरिया बाजार में या अन्य जगहों पर अपने कलाकृतियों को लेकर बैठते थे, और उसके बाद का दृश्य सबके सामने है। आप जान के आश्चर्य होंगे, इस बार गोरखपुर का वही हस्तशिल्पी कारीगर केवल 3 दिन की हमारी एक एग्जीबिशन दीपावली के पहले लगी थी, और गोरखपुर का अकेले एक कारीगर 8 लाख की बिक्री करता है अपने उस कारीगरी और हस्तशिल्प के माध्यम से लखनऊ में। इतनी बिक्री उसको वहां पर होती है। मुझे याद है जब दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम हमें अयोध्या में करना था, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा था, मैंने कहा 51,000 दीप जलेंगे। सबको पसीने छोड़ रहे थे, 51,000 दीप कहां से आएंगे। मैंने कहा अयोध्या प्रयास करिए। मैंने कहा कोई प्लास्टिक का नहीं होगा और कोई रेडीमेड नहीं होगा, मिट्टी के दीप होंगे, बाकायदा रुई पड़ेगी, तेल पड़ेगा, और फिर इसको जलाया जाएगा। अयोध्या में 51,000 दीपक नहीं मिले, हमें पूरे प्रदेश से इकट्ठे करने पड़े थे। तब हमारा दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम 2017 में दीपावली के दिन प्रारंभ हो पाया था। और इस वर्ष आपने देखा होगा अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले थे, और ये सभी अयोध्या में बने हुए मिट्टी के दीपक थे। मिट्टी के अलावा बहुत सारी जगह एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई कि गाय के गोबर से भी हम दीपक बनाएंगे। एक अच्छी शुरुआत है। हम दीपक के लिए और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हो गए थे। हमारे यहां सब कुछ मौजूद है, हमारे पास कारीगर मौजूद है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने चीन पर निर्भरता आसान कर दी। कोरोना के कारण चीन से मटेरियल नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार हर घर में मिट्टी के दीपक जले दीपावली के दिन, हर घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति मिट्टी की मिली, जो उत्तर प्रदेश के ही माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कारीगरों ने और गांव-गांव में जो कुम्हार हैं, इन लोगों ने स्वयं बनाई थी। ये है भारत की आत्मनिर्भरता का आधार। और ये हरेक जनपद के लिए इस प्रकार की एक नई उत्पाद दी गई। मैं उस दिन कह रहा था ना, क्या कन्नौज में इत्र है, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है, मुजफ्फरनगर में गुड़ है, तो प्रतापगढ़ में आंवला भी है, कौशाम्बी में अमरूद भी है, कुशीनगर में केला भी है। इसको प्रमोट करना, इसको मार्केट तक पहुंचाना,
इसको हाईलाइट करना, ये हमारा दायित्व है। यह स्थानीय उत्पाद है, परंपरागत उत्पाद, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उन संभावनाओं को तलाशना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हमें जब भी इसमें स्थानीय स्तर पर हम इसके बारे में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, बहुत कुछ इसके माध्यम से जानने और सीखने का अवसर हमें प्राप्त होगा। मुझे लगता है जितना आपके मंथन 3 दिनों में इस गोष्ठी के माध्यम से हुआ है, और जो बातें मैं अभी प्रमुख सचिव नियोजन के मुंह से सुन रहा था कि इन मुद्दों पर ये सिफारिशें हुई हैं, इससे जुड़ी हुई सभी योजनाएं पहले से केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं। संबंधित विभागों के साथ एक बार बैठने का कार्यक्रम आप लोगों का जब बनेगा तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे इसके लिए पहले से शासन की योजनाएं हैं, और इन योजनाओं को अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे, अतिरिक्त बजट की कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैं इस बात को देखता हूं, हमारी संस्थाओं की 2 सबसे बड़ी कमी है, वो ये कि जब भी हम उनके पास किसी चीज को बोलते हैं तो सबसे पहले, यानी जो उनके पास मैन पावर है उसका उपयोग किए बगैर ही पहले कहते था हमारे पास मैन पावर नहीं, और दूसरे उनकी त्रासदी होती है, वो कहते था बजट नहीं। मेरा यह मानना है किसी भी अच्छे कार्य के, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों चीजें कभी बाधक नहीं बन सकती, बशर्ते एक शुद्ध नियत से अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर सके। और ये कार्य हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां ये गोष्ठी हो रही है, यहां पर इस गोष्ठी का महत्व इसलिए भी है, यहां पे जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति अगर उसका समाज के साथ और थोड़ी भी संवेदना वहां के लोगों के प्रति, आम जनमानस के प्रति रही है, तो वह इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यानी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी को उसने समझा होगा, देखा होगा, जो 1977 से लेकर के 2017 तक जिस बीमारी के कारण लगभग 50,000 बच्चों की मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रदेश के 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे। 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया, मैंने केवल विभागीय बैठकें की। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोगों ने नगर विकास को, ग्राम्य विकास को, पंचायती राज को, महिला और बाल विकास को, बेसिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, समाज कल्याण को, दिव्यांगजन विभाग को, इन सबको इसके साथ जोड़ा। और सभी से मैंने इस बारे में कहा, मैंने कहा आपको विभागीय बजट से ही इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना है, अतिरिक्त बजट हम नहीं देंगे, और हमें इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करना है। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा कैसे, मैं बताता हूं। स्वास्थ्य विभाग अपने बजट से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्ट्रेंथनिंग करें और डॉक्टर और वहां पे पैरामेडिक्स की उपस्थिति को अनिवार्य करें। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी बनेंगे। हमें सर्विलांस को बेहतर करना है। कोई भी पेशेंट अपने व्यक्तिगत वाहन से नहीं आएगा, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी उसकी सूचना देकर के तत्काल वहां पर एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस से हम उसको सीएससी में लेके आएंगे, सीएससी में वहां पर हमारे पास मिनी पीको होगा, और उसके बाद वहां से रिफर करने के बाद डॉक्टर देखेंगे, अगर वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार होगा। ट्रेन डॉक्टर होंगे, इन डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग पहले हम कराएंगे, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर की ट्रेनिंग हम पहले से करा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद जो गंभीर पेशेंट होंगे वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सरकारी एम्बुलेंस से ही वे वहां पर पहुंचाएंगे, और जो भी बीएसटी बनेगी उसमें स्पष्ट उनको लिखना होगा कि पेशेंट कब आया, क्या ट्रीटमेंट दिया और कब यहां से रिफर किया, कौन लेकर के गया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए भी इस बात के लिए कह दिया गया कि डायरेक्ट पेशेंट आप नहीं लेंगे, किसी जिला चिकित्सालय से, किसी सामुदायिक केंद्र से ही वह आएगा। इसी प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड का आईसीयू,
और इसी प्रकार से कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये व्यवस्था थी। ट्रीटमेंट की कार्रवाई प्रारंभ की। ग्राम्य विकास और पंचायती राज को स्वास्थ्य के प्रति और शुद्ध पेयजल के प्रति उन्हें इसकी समीक्षा करने, इस पर कार्य करने के लिए कहा गया। नगर विकास को भी शुद्ध पेयजल, नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने के लिए कहा गया। बाल विकास और पुष्टाहार को कुपोषित बच्चों और कुपोषित माताओं के बारे में पोषाहार की व्यवस्था उन तक पहुंचाने, एक मैकेनिज्म को तैयार करने और वहां तक पोषाहार पहुंच सके इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसकी निरंतर समीक्षा होते रहे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को अवेयरनेस के साथ जोड़ने का कार्यक्रम। दिव्यांगजन को समाज कल्याण विभाग को भी अपने अपने कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से वहां तक पहुंचाने के लिए कहा गया। और हर पाक्षिक समीक्षा की कार्रवाई नोडल विभाग, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसकी हो, और कहीं पे किसी विभाग के स्तर पर कोई कमी आती है तो मैं स्वयं इसकी समीक्षा करूंगा। जब एक कार्यक्रम बना, आपने देखा होगा इंसेफ्लाइटिस पे 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अतिरिक्त बजट नहीं, सभी विभागीय बजट, पैसा पहले भी था, लेकिन कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, उसका कहीं भी कोई ब्यौरा किस रूप में विभाग जानता था, लेकिन जनता नहीं जानती थी। लेकिन आज इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और ये इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण का यह अनुभव हमारे लिए कोरोना नियंत्रण में भी पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने में मदद मिली, जिसके कारण WHO को भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण के इस कार्यक्रम को की सराहना करनी पड़ी। और मैं चाहूंगा कि यह कार्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में भी सहायक हो सकता है, बशर्ते वहां का हर विभाग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हर संस्था को हम इसके साथ जोड़े। पहल गोरखपुर विश्वविद्यालय ने की है, लेकिन ये केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का अपना एक कमांड एरिया होगा, वहां पे अनेक विश्वविद्यालय हैं। हर एक विश्वविद्यालय को इस पहल के साथ आगे आना पड़ेगा, और इसमें नियोजन विभाग और पूर्वांचल विकास बोर्ड को हर संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसमें विश्वविद्यालय केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय क्यों, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय भी इसके साथ जुड़ सकता है। यहां पर जितने कॉलेजेस हमारे हैं, चाहे वह गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट के हों, निजी क्षेत्र के हों, इन सबको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर को इसमें आगे आना पड़ेगा। जब ये चीजें हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके परिणाम भी आगे बहुत आगे दिखाई देंगे। इसके परिणाम बहुत सार्थक परिणाम इसके सामने आएंगे, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक सकारात्मक दिशा में एक नई दिशा देने वाली यह संगोष्ठी साबित होगी। जो भी विचार और सुझाव आए हैं, देखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मैं कुछ देख रहा था अभी कि कुछ चीजें वहां पर इस तरीके से आ रही हैं कि आंदोलन की स्वतंत्रता का होना चाहिए। ये नकारात्मक सोच जो लोग पैदा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी और पिछड़ापन देखने को मिला है। जिन लोगों यानी नौजवानों को और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की बजाय नकारात्मक और नेगेटिव जो एक दिशा देने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उससे बचना पड़ेगा। कोई भी ऐसे कार्यों को वहां पर समाहित न करने दे, और ऐसे लोगों को एक झटके से दूध में मक्खी की तरह बाहर करने का हमें पूरे तैयारी के साथ कार्य करना होगा, जो विकास में बाधक हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करके पूरी व्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लोगों को एक सिरे से खारिज करने की तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। जब हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे प्रयास होने, अच्छे उसके परिणाम भी आएंगे। हमारे संस्थान, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, तकनीकी संस्थान हो, ये केवल डिग्री देने तक अपने आप को सीमित न रखें। हमें नए चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की आदत डालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में बहुत बड़ा मार्गदर्शन आप सबका कर सकती है। जो भी आपने मंथन से जो चीजें सामने आई, हम मंत्रिमंडलीय एक
उप समिति भी इसके लिए बनाएंगे कि वे इस पर कार्य करें। अगले 3 महीने के अंदर वे अपनी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराएं। फिर वहां पर कैसे हम विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से, देखिए मैंने ये अनुमति इस संगोष्ठी की तब दी जब मैं वहां पे कुछ प्रयोगों को स्वयं करने में सफल हुआ हूं, और वे प्रयोग मैंने आपके सामने कुछ बताए हैं। कुछ समय आने के बाद बताऊंगा भी कि कौन कौन से हमारे आगे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि एक सकारात्मक दिशा में विशुद्ध बिना किसी भेदभाव के पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक उन्नयन की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास का एक माध्यम, ये संगोष्ठी बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, नियोजन विभाग, पूर्वांचल विकास बोर्ड और इससे जुड़े हुए जितने भी इस संगोष्ठी से जुड़े हुए महानुभाव हैं, विद्वज्जन हैं, उन सबको हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस संगोष्ठी को हम केवल एक नेशनल वेबिनार तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसका व्यवहारिक पक्ष भी आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इस दिशा में एक सार्थक प्रयास अब प्रारंभ होने चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुरादाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव, जिन्होंने अपने पूरे सूबे की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ सूबे के अलग अलग जिलों की खूबियां गिनाई कि कौन से जिले की कौन सी चीज खास है और वहां से किस चीज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता दें, प्रदेश को उन्होंने ये भी बताया कि अब बेहतर स्थिति में, और कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोरोना को हमें कंट्रोल करना होगा और वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की है।